हमारी ये बात लिख करके रख लीजिए। अगर हम इनको नहीं हराए, अगर हम इनको गद्दी से नहीं उतारे तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, कन्हैया से कंस कर दीजिएगा। और ये बात मैं अति उत्साह में नहीं बोल रहा हूं। मैं चुनाव लड़ा हूं और हमको जो हराया है उसको हमसे 4 लाख ज्यादा वोट आया है। फिर भी लोगों ने मुझे पूछा कि ईवीएम हैक हो गया क्या? हम बोले नहीं, दिमाग हैक हो गया है। श्रीमती गांधी से भी बड़ा किसी का रुतबा होगा? श्रीमती गांधी को एक चप्पल नहीं पहनने वाला आदमी चुनाव हरा दिया था। मैं सिर्फ आपको वही बात याद करा रहा हूं कि आपने हमारी गलतियों पर हमसे हिसाब मांगा और हमारा हिसाब किताब किया। आज भी आपके सामने उससे ज्यादा बड़ी गलती हो रही है, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ईमान की बात है, अपने कलेजे पे हाथ रखिए। गलती अगर उससे बड़ी है तो उससे बड़ी सजा इसको देने की तैयारी कीजिए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, हर बात पे जो है आप कांग्रेस का नाम ले लेते हैं। दंगे हुए, स्वीकार करता हूं। और इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की संसद में खड़ा होकर के इस देश के सिखों से माफी मांगा और कहा कि यह गलत हुआ है। हिम्मत तो मोदी इस देश के मुसलमानों से माफी मांग करके दिखाए। दू जोड़ दू बराबर 4 राजनीति में नहीं होता है। कांग्रेस के बिना इस देश में कोई मुकम्मल विपक्ष नहीं बन सकता है, ये सच है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आधे अधूरे मन से नहीं चलेगा कि जब पास आएंगे तो आई लव यू, और जहां दूर जाएंगे कम्युनल है, कास्टिस्ट है। आधे अधूरे मन से नहीं होगा, तय कर लीजिए, आर पार की बात है। और जहां तक त्याग का सवाल है, मैं जिस नेतृत्व की बात कर रहा हूं उसके बारे में एक बात आप सब लोग समझ लीजिए कि अगर वह नेतृत्व इस देश के संवैधानिक मूल्यों से समझौता किया होता, तो दावे से बोल रहा हूं इस बात को, अगर वह नेतृत्व पूंजीपतियों के सामने पूरे तरीके से घुटने टेक दिया होता, अगर वह नेतृत्व इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया होता, तो मोदी जी की जरूरत इस देश को नहीं पड़ती। हिंदू मुसलमान की एकता न किसी राजनीतिक दल ने बनाई है, न किसी राजनीतिक दल की कुवत है कि वो उसको समाप्त कर देगा। एक हमारे सीनियर नेता ने कहा कि कांग्रेस देश जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो। तो मैं कहता हूं कि जैसी हालत देश की वैसी हालत कांग्रेस की। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी विजुअल का खेल है। बार बार आपके दिमाग में अगर यह बात डाली गई है कि हेमा मालिनी खूबसूरत है और अमरीश पुरी विलेन है, तो अमरीश पुरी भी खूबसूरत हो सकता है, इस बात को आप मानेंगे ही नहीं, आप स्वीकार ही नहीं करेंगे। मैं किसी भी जलसे में जाता हूं और मुझे आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नेता का, किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी सरकार का भरपूर आलोचना होनी चाहिए, तभी जमहूरियत जिंदा है। तो आप कांग्रेस की आलोचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कीजिए, सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आपकी आलोचना भी कल्पना पे आधारित है, हेमा मालिनी की तरह ड्रीम गर्ल। सच से हमारा वास्ता हो और सच के आधार पर अगर आलोचना हो तो उससे कोई रास्ता निकलेगा। अब जैसे अक्सर मैं लोगों से सुनता हूं कि कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व करती है, तो क्रीम बेच रहे हैं। हार्ड क्रीम पांव में लगाने वाला भाजपा और सॉफ्ट क्रीम कांग्रेस मुंह में लगाने वाला। राजनीतिक विचारधारा एक विचारधारा होती है। बिल्कुल साहब ने वो अभी कानपुर वाले साहब ने दिखाया कि तेजाब की एक बूंद डालिए कि एक बाल्टी डाल दीजिए, दूध फट जाएगा। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता एक राजनीतिक विचारधारा है। या तो हम सांप्रदायिक हैं या हम सांप्रदायिक नहीं हैं। अगर हम सांप्रदायिक हैं तो फिर इस तरह का कोई भ्रम हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। उसका मतलब यह है कि इस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों सांप्रदायिक हो चुके हैं और जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं
8 लाख लोग जो है वो पासपोर्ट छोड़ चुके हैं भारत का, विदेश जाके बस चुके हैं। बिना किसी देरी के गोष्ठी में समय बर्बाद मत कीजिए, पासपोर्ट बनवाइए, वीजा लीजिए और जल्दी से बाहर जाइए। बिल्कुल स्पष्ट और सीधी बात है। अगर हम सांप्रदायिक नहीं हैं तो भरोसा कीजिए, और भरोसा कीजिए। और मेरी उम्र जो है बहुत कम है, प्यार करने का उम्र है, शादी करने का, बाल बच्चा पैदा करने का उम्र है, बढ़िया नौकरी करके, बढ़िया घर बना करके, बढ़िया कार लेकर के हम भी इंस्टाग्राम पे रील बना करके डालना चाहते हैं। इस उम्र में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो भरोसा कीजिए, हम आपको नाउम्मीद करने के लिए यहां नहीं आए हैं। आज हमारी ये बात लिख करके रख लीजिए, अगर हम इनको नहीं हराए, अगर हम इनको गद्दी से नहीं उतारे तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, कन्हैया से कंस कर दीजिएगा। और ये बात मैं अति उत्साह में नहीं बोल रहा हूं। मैं चुनाव लड़ा हूं और हमको जो हराया है उसको हमसे 4 लाख ज्यादा वोट आया है। फिर भी लोगों ने मुझे पूछा कि ईवीएम हैक हो गया क्या? हम बोले नहीं, दिमाग हैक हो गया है। अच्छी बात है, दिमाग अगर हैक हुआ है, मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में कोई वायरस चला गया है तो उसको क्लीन भी किया जाता है। पता होना चाहिए कि वायरस कौन सा है। वायरस कौन सा है अगर यह पता चल जाए तो उसको बहुत आसानी से क्लीन किया जा सकता है। हमारे एक मित्र वाजपेयी जी ने कहा कि यह मसला पूर्णतः राजनीतिक है। सहमत हूं इस बात से। सांप्रदायिकता का सवाल एक राजनीतिक सवाल है। दिक्कत इसमें एक चीज की है जिसको मैं यहां जोड़ रहा हूं कि यह राजनीति के प्रतीकों से नहीं आता है, यह धर्म और संस्कृति के प्रतीकों से आता है। मसलन मैं मिथिला का रहने वाला हूं, मेरा नाम कन्हैया है, मेरी मां का नाम मीना है, मेरे पिताजी का नाम जयशंकर है और मेरे दादा का नाम मंगल है। बताइए, है ना सारे हिंदू धर्म के प्रतीक। और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, जिस इलाके से आता हूं, कहते हैं कि वो माता जानकी की जन्मभूमि है। और माता जानकी की जन्मभूमि होने के चलते बारात भले पड़ोस के गांव से आ रहा हो, लेकिन बारातियों के स्वागत में जो गाना गाया जाता है उसमें वो हर बारात जो है अवध से आती है, अवध नगरिया से अइले बरियतिया। और कभी भी भगवान प्रभु श्री राम का नाम माता जानकी के नाम के बिना नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ सियापति रामचंद्र की जय बोलते हैं। यह जो राजनीतिक मसला है, जो सांप्रदायिकता का सवाल है, वो आता है कल्चर से, आता है आधा झूठ बोल करके। जैसे इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या कि इस देश के राजाओं ने, बादशाहों ने धार्मिक प्रतिष्ठान को तोड़े हैं? यह सच है, यह मान लीजिए। लेकिन सभी राजाओं ने तोड़े हैं, सभी जाति और सभी धर्म के बादशाहों ने तोड़े हैं। आधा सच क्या है कि हम बाकी जाति और धर्म के बादशाहों का नाम नहीं लेंगे, किसी पर्टिकुलर धर्म के बादशाह का नाम लेंगे। और इस आधा झूठ से और आधा सच के कॉम्बिनेशन से आज की जो पीढ़ी है उसको कंफ्यूज करना बहुत आसान है। और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हम कंफ्यूज हैं। हमारे सामने चॉइस की दिक्कत नहीं है, बहुत चॉइस है। हमारे सामने उस चॉइस में से कौन सा चॉइस चुना जाए इसकी दिक्कत है। जैसे आप अपनी जवानी में कहीं से खाना मंगा सकते थे, ऐप पे हम मंगा सकते हैं। आप जो है डेट लड़की ढूंढ सकते थे, ऐप पे हम ढूंढ सकते हैं। लड़की मिलती है ऐप पे और लड़की को लड़का मिलता है ऐप पे, और उस पर लिखा रहता है कि क्या चाहिए, प्यार मोहब्बत शादी की बस एवी, बकायदा क्लियर कट ऑप्शन होता है। तो आप कौन से दौर में जी रहे हैं उस दौर को समझना बहुत जरूरी है।
हमारे सामने चॉइस का दिक्कत नहीं है। हम जोमेटो पे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा चिकन खाएं। बताइए, चिकन का तो कोई जाति नहीं होता है ना, लेकिन चिकन का कई प्रकार होता है। मलाई, अफगानी, बटर, कढ़ाई, इतने नाम की पूछिए मत। कई बार तो होटल वाला अपने ही नाम से एक अलग चिकन शुरू कर दिया है, बिल्कुल नए धर्म की तरह। हमारे सामने चॉइस की दिक्कत नहीं है, हमको क्लियर कट चॉइस लेने की जरूरत है। और जब हम अपने जीवन में इन मसलों से जूझ रहे हैं कि इंजीनियरिंग पढ़ें कि मेडिकल करें, अगर इंजीनियरिंग कर लिए हैं तो कौन सा लें, मैकेनिकल लें, केमिकल लें, कंप्यूटर साइंस लें, इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करें, एमबीए करें कि जो है यूपीएससी की तैयारी करने लगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो कौन सा ऑप्शनल लें, ज्योग्राफी लें कि सोशियोलॉजी लें कि हिस्ट्री लें। पापा और मम्मी में कंफ्यूज है कि ज्यादा मानते कौन है। जीवन में जब इतना कंफ्यूजन होगा तब आप सब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हम राजनीतिक चॉइस आसानी से ले लें। हम राजनीतिक चॉइस आसानी से नहीं ले पाएंगे। राजनीतिक चॉइस लेने में, हे बुजुर्गों, आप हमारी मदद कीजिए। आपको मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं और ज्यादा। हम ये पॉलिटिकल चॉइस लेने के लिए तैयार हैं कि इस देश की राजनीति, उसके मुहावरे बदलने चाहिए। उन मुहावरों में वो सारे सवाल को एड्रेस किया जाए जिसको इस देश की राजनीतिक डिस्कोर्स से बाहर कर दिया गया है। कौन सा है वो डिस्कोर्स? वो डिस्कोर्स है कि मैं सिंपली ये समझना चाहता हूं कि कोरोना आया, धर्म पूछ करके हुआ, एकता देखिए हिंदू मुसलमान हो गई थी वहां पे, दोनों को सिलेंडर नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन का, हुई ना हिंदू मुसलमान एकता? दोनों को जगह नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, दोनों को कब्रिस्तान और शमशान में जगह नहीं मिल रहा था। बताइए कितना बढ़िया हिंदू मुसलमान एकता हो गया। डेंगू होता है, वहां भी हिंदू मुसलमान एकता हो जाती है। डेंगू होते ही दोनों का प्लेटलेट सी गिरता है, हिंदू का भी, कन्हैया का भी प्लेटलेट सी गिरेगा और कामरान का भी प्लेटलेट सी गिरेगा। अब दोनों को पपीता का पत्ता पीना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज काम नहीं आता है। फिर मैं तीसरी जगह बताता हूं हिंदू मुसलमान एकता। पेट्रोल का जो मीटर होता है वो न टोपी देख करके रुकता है न तिलक देख करके रुकता है, एकदम सरासर दौड़ता है। 100 से पहले तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। उसके बाद जब अग्निपथ आया, डंडा जो मिल रहा था ना साहब, मांगने के लिए गया था नौकरी, ऊपर से मिल रहा था सोटा, डंडा दे सटासट, कोई नहीं देख रहा था। और उसमें से कई सारे नौजवानों ने तो कहा, मोदी जी आई लव यू, मैं तो आपसे प्यार करता हूं, मैंने ही आपको वोट दिया था और आप ही हमको डंडा दे रहे हैं। ये मसले हैं। इन मसलों पर हम एक स्पष्ट राजनीतिक विकल्प चाहते हैं और उस पर अगर एक स्पष्ट राजनीतिक विकल्प मिल जाए तो मैं दावे से कहता हूं हिंदू मुसलमान की एकता न किसी राजनीतिक दल ने बनाई है, न किसी राजनीतिक दल की कुव्वत है कि वो उसको समाप्त कर देगा। यह है संभव कि कोई हमको हमारे इतिहास से काट करके दिखा दे। जब गाना बजेगा कि मन तड़पत हरिदर्शन को आज हिंदू के मंदिरों में, तो उस गाना को लिखा एक मुसलमान है, उसका म्यूजिक एक मुसलमान ने दिया है, उसको गाया एक मुसलमान ने। जब हम तिरंगे को देखते हैं और हम कहते हैं, इसको समझिए, अगर सांस्कृतिक प्रतीक काफी होते तो आरएसएस को इस बार अपने ऑफिस पे तिरंगा नहीं फहराना पड़ता। अगर काफी होते तो गोडसे के चेले को राजघाट पे नहीं जाना पड़ता। और स्पष्ट राजनीतिक विकल्प की बात कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक नई सरकार पंजाब में बनी, गांधी की तस्वीर को गायब कर दिया। जब शराब का मसला आया तो राजघाट पे पहुंच गए। बोलिए, अगर मैं गलत हूं तो मेरी बात को काटिए। दिल्ली
का मतलब ही समझते हैं 2 अक्टूबर, और शराब के मसले को गांधी जी के साथ राजघाट पे क्या दृश्य था। सुबह शाम गोडसे को प्रणाम, जिन्हीं सत्ता में आए तो तुरंत आ गए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसको समझना पड़ेगा। देश न एक दिन में बनता है, न देश को एक दिन में, कुछ साल में कोई खत्म कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम थोड़े से दृष्टि दोष में फंस गए हैं। दृष्टि दोष क्या होता है कि जादूगर आएगा मंच पे और वो ऐसी ऐसी हरकत करेगा कि आपका ध्यान जो ही इधर उधर हुआ कि हाथ की सफाई से जो है वो आपको जादू करके दिखा देगा। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं पहले हिस्से में सिटीजन के तौर पे मेरे जो अनुभव है मैं वो आपसे साझा करूंगा। कि मैं एक बार स्कूल से लौट रहा था, एक जादूगर जादू दिखा रहा था रेलवे स्टेशन के बाहर, मेरा स्कूल स्टेशन के बिल्कुल बगल में था। उसको हमने देखा कि वो कागज से नोट बना दिया। एक तो ये भी जादूगर है जो 500 और 1000 के नोट को कागज बना दिया। वो जो जादूगर था वो कागज से नोट बना रहा था। तो हमको लगा कि बड़ा बेहतरीन चीज है, क्योंकि माँ से हम जब भी पूछते थे कि मम्मी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मम्मी यही कहती थी, बेटा पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे ठीक होगा, कैसे जो है अच्छा जीवन जियोगे, शादी ब्याह कैसे होगा। तो पढ़ने का मोटिवेशन ही नौकरी था। नौकरी का मतलब पैसा कमाना, पैसा कमाने का मतलब सुख सुविधा, अच्छी जिंदगी। तो हमको लगा कि अगर ये जादू सीख लें तो फिर तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये कागज से जो है नोट बना लेंगे। इतने में क्या हुआ कि जादू का शो खत्म हुआ और वो जादूगर पैसा मांगना शुरू कर दिया। हमको लगा करे ये तो अजीब बात है, जो कागज से पैसा बना सकता है उसको हम जैसे गरीब से क्या लेना देना, वो हमसे पैसा क्यों मांग रहा है। वो मेरे पास में आया और मैंने बड़ी मासूमियत से जो है अपना कॉपी उसको दे दिया, कहा कि नोट बना लीजिएगा। बोला अजीब बुर्बक लड़का है कि कागज से नोट कैसे बना लेंगे, वो तो जादू है ना। हम बोले जादू सच नहीं होता है। बोला जादू सच नहीं होता है, सच सच होता है, जादू भी बड़ा सच होता है। ये जो उस वक्त मेरी समझदारी बनी, मैं तब से जो है जीवन के हर पहलू पर, जीवन के हर मोड़ पर इसको परख करके देखना चाहता हूं। अब मैं जो भी बात कहूंगा वो एक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता होने के चलते कहूंगा। एक बात आप सब लोग बताइए कि कांग्रेस अगर इतनी गई गुजरी है, हमारे नेता को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, मोदी जी भी उन्हीं का नाम लेते हैं, और हमारी पार्टी का भी कोई सीनियर नेता जब छोड़ के जाता है तो उन्हीं का नाम लेकर के जाता है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। आखिर मसला क्या है। कोई व्यक्ति अगर इतना ही गया गुजरा है, कोई पार्टी अगर इतनी ही गई गुजरी है, फिर उसका नाम भी लेकर के हम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। पहला प्रश्न आप ये सोच करके देखिए। जो ही आप इस प्रश्न को सोचेंगे तो ही आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। एक कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये इस देश की विचारधारा है, इस बात को हमको मानना पड़ेगा। और इस देश की विचारधारा ही पूंजीवादी विचारधारा भी है, इस देश की विचारधारा ही समाजवादी विचारधारा भी है, इस देश में ही सांप्रदायिकता भी पैदा हुआ है और तभी हमको धर्मनिरपेक्षता की जरूरत पड़ी है। इस देश में ही जातिवाद था, इस देश में ही जातिवाद है। अभी हम आप सबने देखा ना कि कैसे जातिवादी घरे से पानी पीने के चलते एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी, कैसे एक महिला को उसके नाम के चलते धार्मिक उन्माद में होने वाले दंगे में जो उसके साथ बर्ताव किया गया, और जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर के नारी सम्मान की बात कर रहा था, उस वक्त बलात्कारियों को संस्कारी बताने का कुत्सित प्रयास चल रहा था। यह सब इसी देश में हो रहा है। तो जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस इस देश की है, तो फिर कांग्रेस सब कुछ है। कांग्रेस मजदूरों का मजदूर एकता भी है
और पूंजीवादी लूट भी है। कांग्रेस में अगर जातिवाद आप ढूंढेंगे तो सामाजिक न्याय के भी पक्ष हैं। कांग्रेस में अगर आपको तमाम तरीके के अंतर्विरोध दिखाई देते हैं तो उस अंतर्विरोध से निकलने का रास्ता भी है। और मैं पूरी ईमानदारी से आपके सामने बोल रहा हूं कि वो रास्ता हमको नजर आया है, इसीलिए हम उस तिरंगे को थाम करके खड़े हुए हैं। और वो रास्ता क्या है मैं आपको बता देता हूं। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। सत्ता में जब आप होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। अब आप मुझे बताइए कि अगर सरकार होती तो हमको पदयात्रा करनी पड़ती, सरकार होती तो हमको गोष्ठी करने की जरूरत पड़ती, सरकार होती तो हमको हर राज्य में अलायंस पार्टनर ढूंढना पड़ता। स्थिति बदल गई है। अगर स्थिति बदली है, बतौर पार्टी अगर इसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो बतौर जनता आपको भी आवाज स्वीकार करनी पड़ेगी। या तो मान लीजिए कि इस देश में कोई समस्या ही नहीं है। मेरा एक दोस्त बोला, अरे यार महंगाई से बहुत परेशान है, दिमाग खराब हो गया। हम बोले भाजपा ज्वाइन कर लो। भाजपा ज्वाइन कर लोगे, महंगाई अच्छा लगने लगेगा। और खुद से अगर अच्छा नहीं लगेगा तो शाम को टीवी खोल लेना, पत्रकार तुमको महंगाई के सारे फायदे गिना देगा, सब कुछ बता देगा, बना बनाया नोट। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जो विद्यार्थी तैयारी नहीं करता था ना, उसके लिए गाइड मिलता था, कुंजी मिलता था, कुंजी पढ़ लीजिए, परीक्षा पास कर लीजिए। तो आपको बेवकूफ बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है साहब। आपको मैं बेवकूफ बनाना इतना आसान काम थोड़ी है। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। महंगाई के फायदे पहली बार इस देश की टीवी मीडिया में समझाया जा रहा है। रुपया के गिरने के फायदे गिनाए जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों के बिकने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। ऐसा अजीबो गरीब आलम तो पहले देखा ही नहीं था। ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव में आप तय कर लीजिए कि आप किस ओर हैं। भाजपा ने यह तय कर लिया है कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। पास पढ़ते हम लोग हैं, अब फॉलो लगता है मोदी जी कर रहे हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता यहां तक नहीं है कि आप सोच लीजिए कि मोदी जी गडकरी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्या नहीं किया? वो क्या नाम है आपके, इधर लखनऊ का ही है? नहीं, उधर जो आप गिनवा रहे थे मंत्री थे, नहीं, राजनाथ सिंह नहीं, वो तो हिंदू हैं। एक मुस्लिम मंत्री थे ना बीजेपी के, मुख्तार अब्बास। देखिए बेचारा का नामों नहीं याद आ रहा है। क्या हुआ मुख्तार अब्बास नकवी का? क्या हुआ है अपने ही विरोधियों का? आप इस बात को समझिए। उन्होंने बीच का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। उन्होंने यह बात तय कर ली है, हम दो हमारे दो। डबल इंजन की सरकार बनेगी पूरे देश में। डबल इंजन का सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 बेचेगा 2 खरीदेगा, सीधा हिसाब है। इतना साफ है। जो कोई उसके खिलाफ बोलेगा, छोड़ दीजिए, हम लोग तो कांग्रेसी हैं, भाजपा विरोधी हैं, भाजपाई भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये बात आप जान लीजिए। ये जो आर पार की लड़ाई है, हमको भी अपना एक पोल चुनना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं ना मेरे यहाँ एक खेल होता है, बचपन में लोग खेलते हैं, कोना कोना कौन कोना सोतली पुतोह कोना। 4 कोना में बच्चे खड़े रहते हैं और उसमें एक चोर बनाता है, तो जाकर के पूछता है कोना कोना कौन कोना, कहता है वो कोना। कोना कोना कौन कोना, तो वो कोना। हम सपा बसपा आरजेडी जेडीयू आम आदमी पार्टी ये कोना कोना नहीं खेलना चाहते। हर किसी का अपना एक राजनीतिक इंटरेस्ट होता है, हर किसी की अपनी एक राजनीतिक समझदारी होती है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मेरी राजनीतिक समझदारी सबसे अच्छा है, लेकिन मैं जितना देख पा रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं, अगर इस बात में किसी की असहमति हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के बिना इस देश में कोई मुकम्मल विपक्ष नहीं बन सकता है, ये सच है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आधे अधूरे मन से नहीं चलेगा कि जब पास आएंगे तो आई लव यू, और जहां दूर जाएंगे कम्युनल है, कास्टिस्ट है। आधे अधूरे मन से नहीं होगा। तय कर लीजिए, आर पार की बात है।
और जहां तक त्याग का सवाल है, मैं जिस नेतृत्व की बात कर रहा हूं उसके बारे में एक बात आप सब लोग समझ लीजिए कि अगर वो नेतृत्व इस देश के संवैधानिक मूल्यों से समझौता किया होता, तो दावे से बोल रहा हूं इस बात को, अगर वो नेतृत्व पूंजीपतियों के सामने पूरे तरीके से घुटने टेक दिया होता, अगर वो नेतृत्व इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया होता, तो मोदी जी की जरूरत इस देश को नहीं पड़ती। ये बात जान लीजिए कि हम विपक्ष में इसलिए हैं कि हमने राजनीति में दंड से ऊपर विचार को, मूल्य को समझा है। हमको एक अभी साथी ने कहा कि छोड़ना मत यार। हम बोले साहब, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, तब हम आए हैं क्योंकि हम जानते हैं और आपके टैक्स के पैसे से हम पीएचडी पढ़े हैं, पीएचडी ईमानदारी से किए हैं। स्मृति ईरानी की तरह झूठा डिग्री नहीं बनवाए हैं। मेरा डिग्री ओरिजिनल है, खून पसीना एक करके पढ़ाई किए हैं। इसीलिए मेरी पढ़ाई आपका नमक ये हमको बताता और ये समझाता है कि ये देर जरूर हो रही है, विलंब जरूर हो रहा है, हमारा रास्ता सही है, हम मंजिल जरूर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। और जहां तक देश का सवाल है, मैं आपको बता दूं, सच में मैं जो है आलोक जी की बात से यहां सहमत हूं कि भले वो हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके एक राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन आज भी हर मुसलमान सांप्रदायिक नहीं है और हर हिंदू सांप्रदायिक नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो गया होता तो ये गोष्ठी ना लखनऊ में नहीं हो रहा होता, तिहाड़ जेल में हो रहा होता। और जो लोग तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, मैं ये बात भी यहां जोड़ दूं, जो लोग तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं वो भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हम जो बाहर के लोग हैं ना, अपना तू मैं छोड़ करके एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जब हम एक साथ मिलने की बात करते हैं तो कुछ बात बिल्कुल सीधी है। देखिए, प्रधानमंत्री तो कोई एक ही आदमी बनेगा ना, मुख्यमंत्री भी कोई एक आदमी बनेगा, एमपी 545 बनेगा और हर राज्य की अपनी असेंबली का फिक्स सीट है, तो सब सीट पे तो कोई ना कोई बैठा हुआ ही है ना। अगर आपको लगता है कि राजनीति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए करनी है सिर्फ, तब तो कोई वैकेंसी नहीं है, खाली ही नहीं है। कोई राज्य ऐसा है जहां मुख्यमंत्री नहीं है। जहां मुख्यमंत्री अगर नहीं होता है तो पहले भाजपा जो है वो ईवीएम नहीं तो एटीएम, कोई ना कोई जुगाड़ करके, अगर बहुमत नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री ही खरीद के ले आता है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि इससे आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर तकलीफ नहीं हो रही है तब तो बम कीजिए, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो रहे हैं? बढ़िया जो है खाइए, बढ़िया मिठाई, बढ़िया कबाब, घूमिए जो है भूल भुलैया इमामबाड़ा, क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर तकलीफ हो रही है, अगर आपको इस बात से दिक्कत है कि बिल्किस बानो को इस देश में न्याय नहीं मिला, और क्यों नहीं मिला, वो इस देश की महिला है, इस देश की नागरिक है, उसके बलात्कारियों को संस्कारी बताया गया, उस दिन हमारा सर शर्म से नीचे झुक गया। अगर आपका सर शर्म से नीचे झुकता है, अगर आपको इस बात से तकलीफ होती है कि आपके ही उम्र का बच्चा, आपके बच्चे की जितनी उम्र है उसी उम्र के बच्चे सच बोलने की गुनाह में जेलों में बंद हैं, 2-2 साल 3-3 साल से जेल में हैं। अगर आपको इस बात से तकलीफ होती है कि किसी इंसान को उसकी पहचान के चलते सरे बाजार पीटा जाता है, अगर आपको तकलीफ होती है तो ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और ये लड़ाई, मैं फिर से कहता हूं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो कोई एक ही होगा, ये लड़ाई उससे ज्यादा बड़ी है। ये लड़ाई अपने उस इतिहास को पुनर्स्थापित करने की है कि देख भाई, ये भारत है। भारत की पौराणिक कथाओं से लेकर के भारत के ऐतिहासिक तथ्यों तक अगर हम बात करें तो हिरण्यकश्यप के खिलाफ उसका ही बेटा भक्त प्रहलाद खड़ा हो गया था। तैमूर लंक अपने घोड़े पे खड़ा था, तलवार लेकर के लूट रहा था, उसके सामने एक बच्चा बलकरण चाकू लेकर के खड़ा हो गया था। इस देश के इतिहास में हमने देखा है
श्रीमती गांधी से भी बड़ा किसी का रुतबा होगा। श्रीमती गांधी को एक चप्पल नहीं पहनने वाला आदमी चुनाव हरा दिया था। मैं सिर्फ आपको वही बात याद करा रहा हूं कि आपने हमारी गलतियों पर हमसे हिसाब मांगा और हमारा हिसाब किताब किया। आज भी आपके सामने उससे ज्यादा बड़ी गलती हो रही है, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ईमान की बात है, अपने गले में हाथ रखिए। गलती अगर उससे बड़ी है तो उससे बड़ी सजा इसको देने की तैयारी कीजिए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, हर बात पे जो है आप कांग्रेस का नाम ले लेते हैं। दंगे हुए, स्वीकार करता हूं। और इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की संसद में खड़ा होकर के इस देश के सिखों से माफी मांगा और कहा कि यह गलत हुआ है। हिम्मत तो मोदी इस देश के मुसलमानों से माफी मांग करके दिखाए। दू जोड़ दू बराबर 4 राजनीति